हम लोग रीजनिंग का वेन डायग्राम टॉपिक डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम क्या होता है, इसको देखिए हिंदी में चित्र भी बोलते हैं, तो आरेख भी बोलते हैं, तो आप जो भी बोलिए। वेन जो है एक नाम है, एक मैथमेटिशियन के नाम पर है जिन्होंने इस सिस्टम का इजाद किया था, और इंग्लिश में इसको डायग्राम बोलते हैं, हिंदी में चित्र भी बोलते हैं, आरेख भी बोलते हैं। देखिए इसको बहुत तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसकी परिभाषा, इसको परिभाषित आप बहुत तरह से कर सकते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। हम लोग यहाँ बात करेंगे, हम कहते हैं इसको कि दो समुच्चय के बीच में जो संबंध होता है उसको चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से बताता है। तो वेन डायग्राम एक डायग्राम है, एक चित्र है जो दो समुच्चय, समुच्चय का मतलब सेट के बीच संबंध को चित्र के माध्यम से बताता है। अब समुच्चय क्या है? समुच्चय ग्रुप है, वस्तुओं का ग्रुप हो सकता है, व्यक्तियों का ग्रुप हो सकता है, किसी का भी ग्रुप हो सकता है। जितना जानवर, जो भी चीज़ आप इमेजिन कर सकते हैं, वो फिजिकल हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जिस तरह का भी आप कल्पना कर सकते हैं। और वह उस तरह के जो सभी चीज़ें हैं उनको मिला के एक समुच्चय बनता है। कहने का मतलब है कि समुच्चय ग्रुप है, और उसके जो मेंबर्स होंगे, उसके जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनको आप डिफाइन कर सकते हैं कि यस ये है या नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूँ कि ए एक समुच्चय है, उसका कैपिटल नेम से लिख देते हैं। ए एक सेट है, समुच्चय है, जिसके सदस्य कोई आदमी है। आदमी, दुनिया में जितने लोग हैं, आदमी हैं, उनका समुच्चय, उनका ग्रुप का नाम ए है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि अब अगर मान लीजिए कहें कि यह पेन सेट ए या समुच्चय ए का सदस्य है कि नहीं, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि ए इंसानों का, आदमी का समुच्चय है। तो इसको समुच्चय बोलते हैं, जिससे कि आप समझ जाते हैं कि कोई चीज़ या कोई आदमी या कोई चीज़, कोई कॉन्सेप्ट की बात आपके सामने आएगी तो वह उसका सदस्य है कि नहीं है, तो उसको समुच्चय कहते हैं। ये वेल डिफाइंड होता है। अब इसको जो वेन डायग्राम होता है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम यूज करते हैं, वो बहुत समय आप सभी लोग इसको यूज तो किए हैं किसी न किसी स्टेज में। तो आप देखेंगे कि वो सर्किल से इसको बताते हैं, सर्किल से। तो लेकिन हमें ये चीज़ समझना है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सर्किल से ही बताएंगे। कोई भी क्लोज्ड फिगर, ये देखिए हमने लिखा है क्लोज्ड फिगर। जैसे हम लोग बात कर रहे थे सीटिंग अरेंजमेंट का, बैठने की व्यवस्था का, तो हम लोग बात कर रहे थे कि उसको कहते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर सीटिंग। लेकिन सर्कुलर का मतलब ये नहीं कि वो वृत्त हो, कोई भी क्लोज्ड हो, बंद हो, जो लूप में बन जाए, कि एक जगह से हमने शुरू किया तो वहीं पहुंच जाए। उसी तरह का यहाँ भी होता है। जो फिगर है वो क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड फिगर का मतलब होता है कि कोई भी सेट का हो, ये इस तरह का है, क्लोज्ड है। मान लीजिए ऐसे है, ये क्लोज्ड है, बंद है। तो इसको इस तरह का चित्र का हम लोग यूज करते हैं। तो एक चीज समझ लेना है कि कोई जरूरी नहीं है कि वह चित्र जो हम लोग यूज करेंगे वह ब्रीथिंग हो। नॉर्मली ब्रीथ यूज किया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो ब्रीथ होगा। बहुत समय आप देखेंगे कि वो ब्रीथ नहीं होगा। तो वो हमने बताया कि क्या होता है, क्या चीज को बताता है, वो दोनों समुच्चय के बीच का संबंध बताता है, संबंध बताता है। तो ये संबंध कितने तरह के हो सकते हैं?
दो समुच्चय के बीच में। तो देखिए तीन तरह के मेनली संबंध होते हैं। एक होता है सब, दूसरा होता है कुछ, और तीसरा कोई नहीं। इंग्लिश में बोलते हैं ऑल, सम, नो। का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि हम ए एक समुच्चय है, वो फल को दर्शाता है, और बी दूसरा है जो केला को दर्शाता है। ए फल को और बी केला को। तो यहां सब बताता है कि जितना केला है वो सब फल है। कोई केला ऐसा है जो फल नहीं है? नहीं। तो सभी केला फल हैं। तो इसका मतलब ए और बी का जो संबंध है वो ऑल का है, सब का। अब मान लें कि हम कहें कि दुनिया में जितने जानवर हैं, या मान लीजिए हम लोग बात करें कि स्टूडेंट, विद्यार्थी, और ये हुआ स्टूडेंट, और मान लीजिए हम लोग बोल दें गर्ल या बॉय, कुछ भी बोलिए, लड़का या लड़की। मान लीजिए लड़का बोल दिया, बॉय। इन दोनों में क्या संबंध है? सभी लड़के विद्यार्थी होंगे? नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे होंगे जो नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो लड़का नहीं होकर लड़की हो। तो ये दोनों में सम का संबंध है कि कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, उसी तरह कुछ विद्यार्थी लड़के हैं। अब कोई नहीं का कोई नहीं का मान लीजिए ए पुरुषों का समुच्चय है और बी महिलाओं का। तो ए और बी में क्या संबंध है? कोई नहीं। अगर कोई ए में है तो बी में नहीं है, बी में है तो ए में नहीं है। तो इसको कैसे दिखाएंगे? ऑल दिखाना है। तो ऑल में जो बड़ा है उसको बाहर बना दीजिए और उसके अंदर छोटा बना दीजिए। जैसे इसको अगर फल है तो यह जो है केला है, तो जितना केला है वो सब फल है। तो फल के अंदर में केला है। सम, मान लीजिए कुछ, यह ए है विद्यार्थी और यह लड़के हैं या लड़कियां हैं। तो इसके बीच में क्या हो गया? ये जो है ये दोनों में है। ये स्टूडेंट भी है और गर्ल भी है या बॉय भी है। तो यह सम हो गया कुछ। और कोई नहीं का क्या होगा? अगर यह पुरुष हैं तो महिलाएं इधर हैं। और इस सब को मिलाने के लिए आप ऐसे एक बॉक्स बना दे सकते हैं। तो ये दोनों में देखिए कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह से वेन डायग्राम में बनाते हैं। आइए कुछ उदाहरण से देखते हैं। अब मान लीजिए तीन है, औरत, पायलट और डॉक्टर। तो इनके बीच कैसा संबंध होगा? कोई, ये सभी दुनिया की सभी औरतें अगर इस सर्किल में आती हैं तो इसमें से देखिए कुछ पायलट होंगी। तो ये पायलट है, पायलट या औरत। तो और कुछ औरतें डॉक्टर भी हैं, तो ये डॉक्टर हो गई। तो इस तरह से बना दिए। तो यहां पे जो है ये औरत और डॉक्टर दोनों हैं,
और ये जो लोग हैं ये औरत भी हैं और पायलट भी हैं, लेकिन कोई पायलट डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर पायलट नहीं है। अब मान लीजिए फल, अंगूर और सब्जी है, तो फल, दुनिया में जितने फल हैं इस वृत्त में आ गए, तो अंगूर इसके अंदर आएगा। कोई अंगूर नहीं होगा जो फल नहीं है, इसलिए बाहर नहीं जाएगा, तो यह फल हो गया, यह अंगूर हो गया। अब कहता है सब्जी, लेकिन कोई भी फल सब्जी नहीं है, सब्जी अलग चीज होता है, तो सब्जी अलग लिख दीजिए, तो यह हो गया सब्जी। तो यह जो संबंध है ये इसका है, तो यह इसके और इसके बीच कोई नहीं का संबंध है, और इन दोनों के बीच सब का संबंध है। अब उसी तरह से मान लीजिए हाथी, बंदर और गीदड़, तो हाथी अगर है तो बंदर नहीं हो सकता, तो बंदर अलग हो गया, और हाथी या बंदर है तो गीदड़ नहीं हो सकता, तो ये भी अलग हो गए। तो ये तीनों का संबंध जो है नन का है, कोई नहीं। मानव, शिक्षक, पुरुष, तो देखिए जितने भी मानव हैं वही शिक्षक भी होगा, वही पुरुष भी होगा। तो शिक्षक, ये मान लीजिए पुरुष हैं, जितने मानव हैं वो पुरुष हो गए, तो पुरुष सब हैं, लेकिन सभी पुरुष शिक्षक नहीं हैं, तो इसको ऐसे हो जाएगा। तो जितने, ये मान लीजिए शिक्षक है और यह पुरुष और यह मानव, तो जितने मानव हैं उतने पुरुष, उस सभी पुरुष हैं। उसी तरह जितने पुरुष हैं सब मानव हैं, तो पुरुष अंदर आ जाएगा मानव का, शिक्षक भी मानव के अंदर है, लेकिन पुरुष और शिक्षक में इतना ही लोग हैं जो दोनों हैं। इसको कहते हैं कॉमनलिटी, उभयनिष्ठ, हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो इस तरह से हम लोग आसानी से बना लेते हैं। अब जैसे ये हम बना रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम ये बनाएं, सर्किल ही बनाएं, हम ऐसे भी बना दे सकते हैं। ये पूरा मानव हमने दिखा दिया, ये पुरुष हो गया, और मान लीजिए हमने ऐसे बना दिया, ये शिक्षक हो गया, ये मानव, ये पुरुष, ये शिक्षक। तो किसी भी तरह से बना सकते हैं, उसका शेप से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लोज होना चाहिए फिगर। अब देखिए यह जो है आपके एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली, और ये नॉर्मली वेन डायग्राम लॉजिक में, रीजनिंग में नहीं पढ़ के मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, कहीं पे पढ़ें बात बराबर है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए यह ए है और यह बी है, ये दोनों में है। अगर ए हम लिखें 5 और ए लिखें 12, और मान लीजिए हम ये लिख दिए 13, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये लिखने का है कि ए अगर मान लीजिए हम लिख दें कोई भी ग्रुप में हिंदी पढ़ने वालों की संख्या, मान लीजिए उदाहरण के लिए बी जो है अंग्रेजी पढ़ते हैं,
तो ये 5 ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, तो 12 लोग ऐसे हैं जो केवल हिंदी पढ़ते हैं, ये केवल, और ये 13 भी केवल इंग्लिश पढ़ते हैं, ये भी केवल, और ये 5 दोनों पढ़ते हैं। तो हिंदी पढ़ने वालों की संख्या कितनी हुई? केवल प्लस या 12, 5, 17। हिंदी पढ़ने वालों का संख्या हुआ, ए का हुआ 17। उसी तरह बी का कितना होगा? 13 और 5 18। और ऐसे लिखते हैं ये इंटरसेक्शन, इसका मतलब होता है दोनों, या दोनों होता है, दोनों। तो यह है 5। तो अगर आपको कह दिया कि मान लीजिए कोई ग्रुप है, उसमें ए ग्रुप के लोग 17 हैं, बी के 18 हैं, और दोनों उभयनिष्ठ 5 हैं। 17 हिंदी पढ़ने वाले, 18 अंग्रेजी पढ़ने वाले, और 5 दोनों पढ़ते हैं। तो कुल लोगों की संख्या कितनी है? तो ये देखिए, ए दोनों को जोड़ना होगा और ए माइनस करना होगा। तो यही चीज यहां लिखा हुआ है फॉर्मूला में। इसका मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है कम से कम एक दोनों। जैसे ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि ए बी और ए एंड बी दोनों, एन नंबर बताता है। तो ऐसे लोगों की संख्या जो ए में है, बी में है, या दोनों में है, मतलब कोई छूटना नहीं चाहिए। तो यह होता है एन ए, पहले में नंबर कितने हैं, दूसरे में कितने हैं, और दोनों में कितने हैं, उसको माइनस कर दीजिए तो निकल जाता है। और अगर 3 है ऐसा, तो देखिए जैसे यहां ए और बी किए, यहां ए बी और सी हो जाता है, तीनों का जोड़। फिर यहां माइनस किए थे 2 का, तो यहां 2 का माइनस होगा, 3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी ए इंटरसेक्शन सी। और जो तीनों में आएगा, जैसे अगर 3 है तो आप निकालेंगे तो ये ऐसे आएगा, ऐसे। तो ये जो तीनों में आएगा यहां, इसको जोड़ देते हैं, ये ध्यान रखना है। तो आप प्रैक्टिस में ये देखेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा और आप प्रॉब्लम को बना लेंगे। अब लॉजिक के जो रीजनिंग आपका जो एग्जाम वगैरह में आता है, वो देखिए इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। मान लीजिए कहता है कि इस आरेख में, आरेख मतलब जैसे मैंने कहा डायग्राम या जो चित्र होता है, ये जो बनाया हुआ है ये आरेख है, डायग्राम बनाया हुआ है, इसी को वेन डायग्राम बोलते हैं। इसमें हमने जानबूझकर अलग अलग शेप लिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वृत्त जो है शिक्षितों का को, वृत्त ये देखिए यहाँ हमने बना दिया है, लिख दिया है कि वृत्त जो है शिक्षितों को बताता है। त्रिभुज बेरोजगारों को, ये त्रिभुज है, ये बेरोजगारों को बताता है। तथा वर्ग, यह जो वर्ग है तीसरा, ये ग्रामीणों को दर्शाता है। तो अब इस फिगर को ही देख के आपको जवाब देने होते हैं। तो कहता है ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारों की संख्या क्या है? वो ग्रामीण भी होना चाहिए, शिक्षित भी होना चाहिए और बेरोजगार भी होना चाहिए, तो तीनों में आना चाहिए। तो देखिए इस सर्किल में भी आएगा, इस ट्रायंगल में भी होना चाहिए और स्क्वायर में भी होना चाहिए। तो देखिए यह जो है आपका, यह तीनों में है, सर्किल में भी है, ट्रायंगल में भी है और ये स्क्वायर में भी है। तो यह आंसर होगा, यहां लिख दिया है देखिए। और दूसरा, कुल शिक्षितों की संख्या क्या है? शिक्षितों की संख्या, तो देखिए ये शिक्षित जो है वृत्त को बताता है। तो वृत्त में कुल कितने हैं? ये देखिए ये 8 है, प्लस ये देखिए 12 है, प्लस
ये देखिए 4 है, प्लस ये देखिए 9 है, और कोई छूट नहीं रहा है। तो इस सर्किल में, क्योंकि यह शिक्षित हैं, ये जितने हैं शिक्षित हैं, तो जितना नंबर है इसको जोड़ दीजिए। तो देखिए 12 8 20, 4 24 और 9 33 हो गया। तो ये देखिए यहाँ आपका आंसर लिखा हुआ है 33। तो आसान होता है। अब जैसे थर्ड कह रहा है कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है, तो शिक्षित ग्रामीण का मतलब क्या है कि ग्रामीण होना चाहिए और शिक्षित होना चाहिए। तो देखिए शिक्षित होना चाहिए मतलब इस सर्किल में आना चाहिए, और ग्रामीण होना चाहिए मतलब ये स्क्वायर में आना चाहिए। तो देखिए ये जो पोर्शन है ये दोनों में आता है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 + 9 13 या 13। ये देखिए आपका आंसर है। ऐसे ग्रामीणों की संख्या क्या है जो अशिक्षित और बेरोजगार हैं। अब कह रहा है कि ग्रामीण होना चाहिए, पहला सवाल में था कि शिक्षित होना चाहिए, देखिए यहाँ था शिक्षित और बेरोजगार होना चाहिए। ये कह रहा है कि ग्रामीण होना चाहिए, अशिक्षित होना चाहिए और बेरोजगार होना चाहिए। तो कोई भी चीज जो ग्रामीण है मतलब इसमें है, और बेरोजगार है मतलब त्रिभुज में है, और शिक्षित है मतलब ये वृत्त में है। तो वृत्त में नहीं आना चाहिए, जितना भी चीज है वही चीज आएगा जो वृत्त में नहीं है। तो अब देखिए वृत्त को हटा दीजिए, इतना ये सब नहीं आ सकते। तो क्या क्या आ सकता है, 20 आ सकता है, 10 आ सकता है और 15 आ सकता है। अभी हमने केवल अशिक्षित के लिए किया है, इस कंडीशन को लगाया है। लेकिन क्या दूसरा कंडीशन है, बेरोजगार होना चाहिए और ग्रामीण होना चाहिए। तो बेरोजगार और ग्रामीण कौन सा है, अब इसमें और इसमें दोनों में होना चाहिए। तो ये देखिए आपका यह जो है ग्रामीण भी है, स्क्वायर में भी है और बेरोजगार भी है, ट्रायंगल में भी है। तो आपका आंसर हो गया 10। तो इस तरह से आप आसानी से प्रॉब्लम को देख के और बना सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपको एग्जाम में कम समय लगता है, आप कॉन्फिडेंस के साथ बना पाते हैं। ये अलग अलग ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल देखने में बहुत लंबे चौड़े लगते हैं, लेकिन आप वास्तव में जब इसको बनाएंगे तो डिफिकल्ट नहीं होते, बहुत आसान होते हैं। 100% आप करेक्ट बना पाएंगे। सर थर्ड पॉइंट के बारे में बताइए। हाँ देखिए मैडम क्या है, यहाँ 3 चीज़ हैं। एक चीज़ को ये पूरा सर्किल में बताता है। तो सर्किल क्या बता रहा है कि जितने भी शिक्षित लोग हैं वो इसमें रखे गए हैं सर्किल में। सर्किल से बाहर जितने हैं वो अशिक्षित हैं। अब दूसरा चीज़ है कि बेरोजगार, जितने बेरोजगार हैं वो इस ट्रायंगल में रखा गया है। इस ट्रायंगल से जितने बाहर हैं वो बेरोजगार नहीं हैं, सब रोजगार वाले हैं। तो अब इसमें मान लीजिए ऐसा है ये और एक ऐसा है। अभी केवल 2 को आप देखिए, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ये जितने हैं इसमें वो पढ़े हुए हैं, शिक्षित हैं, और इसमें जितने हैं वो बेरोजगार हैं। तो इसका मतलब यहाँ अगर कोई आदमी है तो शिक्षित तो है लेकिन बेरोजगार नहीं है। लेकिन अगर यहाँ कोई है तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो वो शिक्षित भी है और बेरोजगार भी है। शिक्षित भी है और बेरोजगार है। लेकिन अगर कोई आदमी यहाँ है तो वह बेरोजगार तो है लेकिन शिक्षित नहीं है। तो अगर आपको अशिक्षित खोजना है तो इस शिक्षित से बाहर जाना होगा, इससे इसके अंदर नहीं, इसके बाहर जितने हैं वो बेरोजगार हैं, अशिक्षित हैं। तो अब ये तीसरा जो पॉइंट है ये कहता है पहला चीज कि ग्रामीण होना चाहिए, दूसरा चीज कहता है कि अशिक्षित होना चाहिए, और तीसरा चीज कहता है कि बेरोजगार होना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि बेरोजगार और ग्रामीण
ग्रामीण होना चाहिए और बेरोजगार होना चाहिए। तो देखिए ग्रामीण भी होना चाहिए और बेरोजगार होना चाहिए का कौन है, जो दोनों में हो, इसमें और इसमें। तो ये देखिए दोनों फिगर, यह और यह, दोनों फिगर त्रिभुज में भी हैं और स्क्वायर में भी हैं। तो ये ग्रामीण भी हैं और बेरोजगार भी हैं। तो अगर केवल हमको ग्रामीण और बेरोजगार निकालना रहता तो 10 और 4 14 लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण भी हैं बेरोजगार भी हैं। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि ग्रामीण और बेरोजगार तो होना चाहिए लेकिन उनको अशिक्षित होना चाहिए। तो अशिक्षित होना चाहिए मतलब जो आपका सर्किल है ये शिक्षित को बताता है, इससे बाहर होना चाहिए। तो ये 4 अब नहीं हो सकता, ये 4 शिक्षित है। तो हमारा आंसर कितना होगा 10। ये 10 लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण भी हैं, बेरोजगार भी हैं और शिक्षित भी हैं। तो इस तरह से हमको बनाना पड़ेगा। तो ये रहा वेन डायग्राम। कहते हैं कि हमें सक्सेस के लिए कमिटेड होना चाहिए। कमिटेड का मतलब है कि हम हमेशा जो भी एक्शन ले रहे हैं हमें समझना चाहिए कि हम अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं। हमें सोचना चाहिए कि हम जो कर सकते हैं अपने गोल को पाने के लिए, क्या वो सब कुछ कर सकते हैं, कर रहे हैं।